हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हम चतुश्रेणी कर्मचारी के जो पेपर हैं इनका सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके अंदर ये जो क्वेश्चन हैं ये बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा कि वर्तमान के अंदर जो है वो आरएसएस जो बोर्ड है वो किस हिसाब से और किस तरीके से क्वेश्चन पूछने लगा है। आइए शुरू करते हैं। और आज के हमारे इस सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। लीजिए, पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई लगभग है। हालांकि आप सब जानते हैं कि ये जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान के जिस दिशा से एक देश की सीमा लगती है वो है आपके उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम से हमारा राजस्थान जो है वो एक देश के साथ सीमा लगाता है और वह है पाकिस्तान। आप सब जानते हैं कि ये जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा का जो नाम है वो है आपके, याद रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा। और ये जो रेड क्लिफ रेखा है, इस रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण है वो हुआ है आपके 17 अगस्त 1947 को। और राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है, तो याद रखिएगा 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने, ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरों की रचना की थी। और आप सब जानते हैं कि राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, राजस्थानी भाषा साहित्य और साहित्यकार और क्षेत्रीय बोलियों से रिलेटेड लगभग एग्जाम के अंदर 2 से लेकर 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो यहाँ पर एक रचना है जिसका नाम है पग फेरो। पूछा जा रहा है किसकी रचना है, मेघराज मुकुल की है, सत्य प्रकाश जोशी की है, गोवर्धन सिंह शेखावत की है, या मणि मधुकर की है। तो आप कहेंगे सर पग फेरो जो रचना है वह है आपके ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, मणि मधुकर की, याद रखिएगा। ठीक है, लीजिए अगला। अगला जो क्वेश्चन है आपके राजस्थान जीके से संबंधित वो ये रहा। लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिए। पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। देखिए, राजस्थान के क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं तो कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो बनता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह है 34 बाई 39.74 वर्ग किलोमीटर। आंकड़ों के हिसाब से क्वेश्चन आया तो ये आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर देश में अपना कौन सा स्थान रखता है। तो याद रखिएगा, देश में शीर्ष पर है, यानी कि देश में क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का प्रथम स्थान है। अच्छा, ये प्रथम स्थान कब, तो आप कहेंगे सर राजस्थान राज्य जो है वो 1 नवंबर सन 2000 को देश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य बना। ऐसा क्या हुआ, एमपी से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जब देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है तो फिर देश का जो क्षेत्रफल है, यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर वो है 3287 वर्ग किलोमीटर। और इसका जो है वो राजस्थान कितना भाग है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो एरिया है वो देश के कुल एरिया का लगभग कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे सर वो है 10.41%, याद रखेंगे। ये आपके सामने बन सकता है तीसरा क्वेश्चन। एक तो आंकड़े से हो गया, एक स्थान से हो गया, एक तुलना से हो गया, और एक क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर कौन से देश से 17 गुना बड़ा है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर किस देश से 17 गुना बड़ा है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार से। हालांकि आप जानते हैं कि राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर नॉर्वे, पोलैंड, इटली, जर्मनी, जापान, कजाकिस्तान, वियतनाम और जिम्बाब्वे, इन सब के लगभग बराबर है। लेकिन आपको बताना है किस देश से 17 गुना बड़ा है राजस्थान। ठीक है, आगे लीजिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो देखिए,
अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पूछा जा रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को तत्वाद्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि आप जब वाद्य यंत्र पढ़ते हैं तब आप पढ़ते हैं कि वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र और आपके सामने है अवनद वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र का मतलब होता है ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें तारों के माध्यम से स्वर उत्पन्न होते हैं। सुशीर का मतलब होता है ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें फूंक मारने पर या हवा के माध्यम से स्वर उत्पन्न होते हैं। घन का मतलब होता है ऐसे वाद्य यंत्र जो धातु से बन रखे होते हैं जिन पर आघात या चोट करने पर आवाज आती है। अवनद का मतलब होता है ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े से मंडे हुए होते हैं जिन पर आघात या फिर चोट करने पर आवाज आती है। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो तत्वाद्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो आप कहेंगे सर वो है रावण हत्था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है यहाँ पर कि राजस्थान में निरंजनी जो संप्रदाय है के संस्थापक कौन थे। राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास, महाजी मांगलिया, मलिनाथ जी, पाबू जी। तो आप कहेंगे सर निरंजनी जो संप्रदाय है इसके जो संस्थापक हैं वो है आपके हरि सिंह सांकला। कौन है? हरि सिंह सांकला। आप कहेंगे सर हरि सिंह सांकला तो ऑप्शन में ही नहीं है। याद रखेंगे संत जो हरिदास जी है इन्हीं का वास्तविक नाम क्या है? हरि सिंह सांकला, याद रखिएगा। और ये हमारे आधुनिक युग के वाल्मीकि के नाम से भी जाने जाते हैं। संत जो हरिदास जी है इनकी जो जन्मस्थली है वो है आपके कापड़ोद गांव जो वर्तमान डीडवाना के अंदर। और आप सब जानते हैं कि डीडवाना कुचामन नया जिला बना है लेकिन ये पहले नागौर का ही भाग था। तो कापड़ोद गांव के अंदर इनका क्या हुआ है? जन्म। और निरंजनी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है गाडा गांव में, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। आगे अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जनगणना से तो क्वेश्चन आना ही आना है जी। लीजिए क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना है। जैसा कि हमने कल जो पेपर सोल्व किया था उसके अंदर भी क्वेश्चन था आपके, क्या उसमें था आपके कि राजस्थान का 0 से 6 यानी कि शिशु या फिर जो बाल लिंगानुपात है वो कितना था, ये क्वेश्चन आया था। तो उसका आंसर था आपके 888। यहाँ पर पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो शहरी लिंगानुपात है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर 914। याद रखिएगा शहरी जो लिंगानुपात है वो कितना है? 914, ऑप्शन नंबर डी। तो जनगणना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो ये रहा, लीजिए। पूछा जा रहा है आपको यहां से कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थान से ब्लू पोट्री नीले मर्दभांड पर अपनी चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। यानी कि बात हो रही है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री का मतलब होता है चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग भरने की जो कला है उसे आप क्या कहते हैं? ब्लू पोट्री। और आप सब जानते हैं कि ये जो ब्लू पोट्री है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा जयपुर। लेकिन इसके जो जादूगर हैं, इनके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं ब्लू पोट्री के, वो कौन हैं? तो आप कहेंगे सर कृपाल सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इज करेक्ट आंसर। इनको इसी ब्लू पोट्री के लिए याद रखिएगा 1974, कब? 1974 के अंदर कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो पद्मश्री। 1974 के अंदर इनको क्या दिया गया था? पद्मश्री, याद रखिएगा। कृपाल सिंह शेखावत, जिनका संबंध कौन से गांव से है? तो याद रखिएगा मऊ गांव, शिक्कर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। यानी ऐसे कौन से संत हैं जिनको राजस्थान का कबीर कहा गया है? लालदास जी है, जसनाथ जी है, दादू दयाल है या धन्ना भगत है? आप कहेंगे सर राजस्थान का कबीर जिसे कहा जाता है वो है आपके संत दादू दयाल। कौन है? संत दादू दयाल, याद रखेंगे। संत दादू दयाल जिनका जन्म जो है वो 1544 के अंदर, याद रखिएगा,
अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। कहां पर हुआ है? अहमदाबाद गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने, याद रखिएगा, सी इज करेक्ट आंसर, दादू दयाल, याद रखिएगा। ठीक है, अगला अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने, लीजिए। जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपक वाले छिद्रित मटके रखकर नृत्य करती है? देखिए, एक तो क्वेश्चन आया था पिछले पेपर के अंदर कि बहुत सारी महिलाएं बहुत सारे मटके संतुलित अवस्था में रखकर नृत्य करती है, निम्न में से नृत्य की ये कौन सी शैली है? तो ये तो थी, हमने पढ़ा था भवाई, भवई या जिसे आप कहते हैं मटका नृत्य। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि छिद्रित मटके पर दीपक रखकर जो नृत्य किया जाता है ये कौन सा है? तो ये है मारवाड़ का एक बहुत प्रसिद्ध नृत्य। कौन सा? जिसका नाम है, याद रखिएगा, गुड़ला नृत्य। कौन सा है? गुड़ला नृत्य। किसकी याद में? तो याद रखिएगा वो है आपके शातल देव। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, बी इज ए करेक्ट आंसर। कई बार डायरेक्ट ही आ जाता है कि निम्न में से गुड़ला नृत्य का संबंध कहां से है? तो याद रखिएगा मारवाड़ से। ठीक है, चलिए आगे। अगला है नदी से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने कि लूणी नदी अंततः निम्नलिखित में से किस में जाकर मिलती है? यानी कि ये जो लूणी नदी है, ये लूणी नदी किस प्रकार का अपवाह तंत्र है? क्योंकि जब हम राजस्थान के अंदर नदियां या फिर अपवाह तंत्र पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान में 3 प्रकार का अपवाह तंत्र है। एक तो आपके अरब सागर का, एक आपके बंगाल की खाड़ी का, और एक है आपके आंतरिक अपवाह तंत्र का। पूछा जा रहा है कि लूणी नदी जो है ये अंततः किस में जाकर गिरती है? तो देखिए, लूणी नदी जो है वो भाग है किसका? याद रखिएगा, अरब सागर का। किसका भाग है? अरब सागर का। आप कहेंगे सर अरब सागर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप ये भी तो पढ़ते हैं कि अरब सागर स्वयं 2 भागों में है। एक तो है आपके कौन सा? याद रखिएगा, कच्छ का रण, और एक जो भाग है वो है आपके कौन सा? याद रखिएगा, खंबात की खाड़ी। इसीलिए जब भी आप अरब सागरी अपवाह तंत्र नदियों को पढ़ते हैं तब आप ये जरूर पढ़ते हैं कि एक तो लूणी नदी जो है वो कच्छ के रण का भाग है, और एक पश्चिम बनास जो नदी है वो भी किसका भाग है? कच्छ के रण का। जबकि खंबात की खाड़ी का जो भाग है वो एक तो माही नदी है, और एक याद रखिएगा कौन सी है? साबरमती। तो ये चारों ही नदियां वैसे किसका भाग है? अरब सागर का, लेकिन लूणी और पश्चिम बनास याद रखेंगे कच्छ के रण का, और माही और साबरमती किसका है? खंबात की खाड़ी का। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने, सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आप सब जानते ही हैं कि उत्तर पश्चिमी रेलवे, और उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर वह है जयपुर। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। लीजिए आगे, अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा जा रहा है कि राजस्थान के जनजातीय जो समुदाय है उसमें प्रचलित एक लोक कला है। यहां पर कौन सी कला की बात आ रही है? लोक कला, जिसमें सुई जैसे औजार से सजावट के लिए तौचा में काले रंग को डाला जाता है, उसे कहते हैं। यानी कि जनजातीय जो समूह हैं उसके अंदर एक लोक कला है कि ये जो शरीर तौचा है इसमें सुई के माध्यम से काला रंग डाला जाता है। वर्तमान के अंदर सबसे ज़्यादा प्रचलित शब्द है ये टेटू, जिसे कहा गया है गोदना। शरीर पर चित्रांकन निम्न में से कौन सी लोक कला है? याद रखिएगा, गोदना, गोदना करवाना। ऑप्शन नंबर क्या है? याद रखिएगा, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला है आपके सामने, लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात हो रही है। डीडवाना झील है, जैसलमेर झील है, सांबर झील है, या कोलाई झील है?
तो आप वैसे तो सभी जानते हैं कि डीडवाना झील डीडवाना में है। जयसमंद झील आपके वर्तमान के अंदर यदि हम बात करते हैं तो याद रखिएगा सलूम्बर है, बाकी सलूम्बर उदयपुर से ही अलग हुआ है। सांबर झील प्रमुख रूप से जयपुर है और कोलाई झील है आपके बीकानेर में। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी क्या है कृत्रिम झील, तो याद रखिएगा वो है आपके जयसमंद झील। ये जयसमंद झील वर्तमान सलूम्बर जिले में है, सलूम्बर उदयपुर से ही अलग हुआ है। ठीक है, लीजिए अगला। अगला है आपके सामने अच्छा ये रहा, लीजिए अगला क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि भारत की जनगणना, देखिए जनगणना टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए भी। लगभग एग्जामों में यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात जो है वो सबसे कम दर्ज किया गया है। देखिए आप सब जानते हैं कि राजस्थान के लिंगानुपात की यदि हम बात करें तो राजस्थान का लिंगानुपात है 928। अच्छा इसमें भी आपको पूछा जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है तो फिर याद रखिएगा डूंगरपुर का। और आपको पूछा जाए न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो कौन से जिले का है तो आप याद रखिएगा धौलपुर का। तो यहाँ पर सबसे कम ही पूछा गया है, वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी इज करेक्ट आंसर धौलपुर। अगला अगला है आपके सामने कि राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार आ गया है भाई, और अभी लगातार बैक टू बैक 2-3 बार आ गया है। झुंझुनू का हवा महल किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर झुंझुनू का जो हवा महल है वो है याद रखिएगा खेतड़ी महल। कौन सा है, खेतड़ी महल। और खेतड़ी महल जो है वो झुंझुनू में है, जिसका निर्माण भोपाल सिंह ने करवाया था। आप सब जानते हैं यहाँ पर लखनऊ जैसी भूल भुलैया भी है। लेकिन राजस्थान का प्रसिद्ध जो हवा महल है वो जयपुर वाला है, सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित है, 5 मंजिला है, 953 आप पढ़ते हैं खिड़कियां वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने याद रखिएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। भरथरी मेला है, बाणेश्वर मेला है, डिगी कल्याण जी है, शीतला माता। तो आप कहेंगे सर आदिवासियों का कुंभ, कई बार क्वेश्चन आया है। आदिवासियों का जो कुंभ है वो है आपके याद रखिएगा बणेश्वर धाम। और ये जो बणेश्वर धाम है ये आपके हैं नवाटापुरा, याद रखिएगा डूंगरपुर। नवाटापुरा कहाँ पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डूंगरपुर। और यहाँ पर आपको विदित भी है कि एक त्रिवेणी संगम है। कौन सा त्रिवेणी संगम है, तो याद रखिएगा सोम, माही और जाखम जो है वो यहाँ पर क्या है, एक त्रिवेणी संगम है। ठीक है, खंडित शिवलिंग है बणेश्वर धाम। यहाँ पर याद रखिएगा खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। बणेश्वर धाम की स्थापना जो है वो संत माओ जी ने की थी, याद रखिएगा। और संत जो माओ जी है वो हमारे राजस्थान में कल्कि के अवतार माने गए हैं, याद रखिएगा संत माओ जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, बी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक क्वेश्चन आप बता दीजिए, आदिवासियों का जो कुंभ है बणेश्वर धाम, यहाँ पर मेला कब भरता है। यहाँ पर मेला जो है वो कब भरता है। लीजिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन शेखावटी ख्याल के विख्यात कलाकार थे। कौन सी ख्याल है, शेखावटी ख्याल। देखिए शेखावटी ख्याल का दूसरा नाम है याद रखिएगा चिड़ावा की ख्याल, क्योंकि ये चिड़ावा की ही प्रसिद्ध है। चिड़ावा जो स्थान है वो याद रखिएगा झुंझुनू में है। एक बात और याद रखिएगा, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है, तो याद रखिएगा मास्टर प्यारेलाल को। और शेखावटी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वो है आपके कौन, तो याद रखिएगा नानूराम। कौन है, नानूराम। ठीक है, अगला अगला है आपके सामने, लीजिए पूछा जा रहा है नदियों द्वारा
निक्षेपित अवसादों से बनने वाली मिट्टी कौन सी? नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट है, जलोढ़ है, लाल है या काली है? तो आप कहेंगे सर नदियों द्वारा निर्मित जो मिट्टी है वो है आपके कौन सी? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, जलोढ़ मिट्टी। हमारे राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी यदि आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा ये जलोढ़ मिट्टी ही है। अगला पूर्वी भाग में ही अगला है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 1949 में वृहत, जिसे आप कह सकते हैं ग्रेटर राजस्थान संघ, ग्रेटर राजस्थान संघ, ठीक है। और हालांकि डेट की यदि आप बात करेंगे तो यह है 30 मार्च 1949। 30 मार्च राजस्थान दिवस मनाते हैं आप, याद रखिएगा, ठीक है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस है, 1 नवंबर को आपके राजस्थान स्थापना दिवस है, 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस है, और आजकल एक और शुरू हुआ है 10 दिसंबर को, याद रखिएगा, प्रवासी राजस्थानी दिवस, ठीक है। यहाँ पर ग्रेटर राजस्थान है, यानी कि चौथा चरण है, और चौथे चरण में आपको पता है कौन कौन से हैं, जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर और कौन सा, बीकानेर। तो ग्रेटर राजस्थान की जब बात आए तो आप डेट याद रखिएगा, और इन रियासतों का क्या हुआ था, विलय हुआ था, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन, जहां पर हमने इन सभी क्वेश्चनों को लेकर चर्चा की। बाकी जो क्वेश्चन है उनको अगले सेशन के अंदर हम सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, धन्यवाद आप सबका।